Assalamu alaikum, Ahmed. How are you? Walaikum salam. I'm fine. How are you? I'm alhamdulillah okay, and I just want to thank you कि आप हमारे सेबर टॉक्स के प्लेटफॉर्म पे शरीक हुए हैं और वी आर वेरी हैप्पी दैट आपने टाइम निकाला है और हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है. Thank you for inviting me. It's my pleasure. थैंक यू. अच्छा, अब जहाँ तक मेरी थोड़ी बहुत रिसर्च आपके बारे में हुई है, आई फाउंड आउट दैट मे बी यू स्टार्टेड ऑफ at the age of 15 years. Yes. Is that correct? Yes, just after my matriculation. Wow. So, what pulled you in so early? Actually, Al Ghaffar Travel was started by my late father Abdul Ghaffar in 1980. Right. So there were some crises in 1996 where he had to stop the operation for 13 months. ठीक है. So when I just did my matriculation in 1998, so then we started again in 1998. So you can say it was a second beginning for Al Ghaffar Travel. Right. And at that time he need my help. As I mentioned, there were some crises. So I have to join him at this age, and I'm not a travel agent by choice. Right. So life pushed me into it. I pushed at into that it time. At that time. But look where you took it, right? Yeah. I mean, वो इतनी एक वॉलेटाइल एज होती है 15 साल की कि आई थिंक उस टाइम पे आप वैसे भी एक रिबेल होते हैं. आपको खुद डायरेक्शन नहीं पता होती. बिल्कुल ऐसे ही है. मगर आपने कहा कि क्राइसिस हुआ, उसकी वजह से आपको डायरेक्ट किया गया इस फील्ड के अंदर. तो आपकी जर्नी में टर्निंग पॉइंट्स क्या थे, और वो टर्निंग पॉइंट से कोई मिस्टेक्स हों जिससे आपने लर्न किया हो, आप प्लीज़ शेयर करें हमारे साथ. देखिए, कोई एक ऐसा टर्निंग पॉइंट तो नहीं है जिसे पिन पॉइंट किया जा सके. तो देयर आर मेनी अप्स एंड डाउन. जब आपकी इतनी लंबी जर्नी होती है और आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं, चाहे छोटी एज में चाहे बड़ी एज में, जी बिल्कुल. तो देयर आर मेनी अप्स एंड डाउन. लेकिन अगर मेन टर्निंग पॉइंट्स कहें तो उसमें जो आप कह लें हमारे मुल्क के जो हालात, अनसर्टेनिटी, उसने स्टार्ट में बड़ा परेशान किया. जैसे कि 98 में मैंने आपको बताया मैंने ज्वाइन किया, और 99 में मार्शल लॉ लग गया हमारे मुल्क में, और उसके बाद 9/11 2001 होल वर्ल्ड वाज चेंज. वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस, एयरलाइंस क्लोजिंग देयर ऑपरेशन इन पाकिस्तान. दैट वाज अ वेरी टफ टाइम इफ यू कैन से. सो बट आपने उसमें से वो कैसे, हाउ डिड यू कम आउट ऑफ इट? क्या ऐसी स्ट्रैटेजी यूज़ की आपने? बिकॉज देखें, आपने जो बात की है उसमें मेरे ख्याल से उस दौरान जितनी ऐसी एजेंसीज होंगी बहुत कोलैप्स हुई होंगी. irreversible damage, which did not bring them back. However, there are agencies that somehow survived. तो आपकी कोई ऐसी सर्वाइवल टैक्टिक्स थी या कोई ऐसा फॉर्मूला था जो आपने यूज़ किया कि आपने सस्टेन किया, आप वापस उजागर हुए हैं इसमें से? अगर मैं सिंपल उसमें कहूँ तो फेथ. राइट. कि हमारा फेथ था कि मतलब चीज़ें ज़ाहिर है हमेशा ख़राब तो नहीं रहती. तो इफ़ देयर सम डिफ़िकल्ट टाइम तो बेटर डेज विल फॉलो. तो यू शुड हैव पेशेंस एंड बी कंसिस्टेंट. बिल्कुल. तो पेशेंस के साथ हमने वक्त गुजारा जी. और उसके बाद आप देख सकती हैं कि बिल्कुल जी पाकिस्तान की ट्रैवल इंडस्ट्री कहाँ खड़ी हुई है इस वक्त. एब्सोल्युटली. वाज देयर एवर अ मोमेंट ड्यूरिंग दिस टाइम कि आपने कहा दिस इंडस्ट्री इज़ नॉट फॉर मी, आई बैक अप? सो एज आई टोल्ड यू कि आई वाज पुश्ड इनटू इट. हाँ जी. सो मे बी इट वाज माय डेस्टिनी. तो शुरू में तो जाहिर है बहुत दफ़ा ऐसा फील होता था जब कोई ट्रबल या कोई डिफ़िकल्ट टाइम आता है तो इंसान भागने की कोशिश करता है कि यार ये बड़ा टफ है, और किसी और फील्ड में चले जाएं तो वो ज़रा इससे ज़्यादा आसान होगी. तो लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि बस कुछ फेथ और कुछ और मेंटोर या उनकी सपोर्ट थी कि बस फिर ट्रैवल फील्ड में जो है ना अपने कदम जमा लिए हमने, और कहीं बाहर जाने का मौका नहीं मिला. कोशिश की 1-2 दफ़ा, लेकिन वो कहते हैं ना वो कुछ आपकी डेस्टिनी होती है, वो फिर आपको कहीं भागने नहीं देती. तो वो क्या कोशिश थी आपकी? वो क्या कोशिश थी ट्रैवल के अलावा? किस में आपने कोशिश करने की? ट्रैवल के अलावा ट्रेडिंग का सोचा. अच्छा, ट्रेडिंग का सोचा. फूड बिजनेस का सोचा. ओके. डिड यू ट्राई इट एंड देन बैक ऑफ, या नहीं ट्राई नहीं, बस ये जो है ना वो मशवरों की हद तक और रिसर्च की हद तक रहा. फिर आपने देखा उसका ROI वगैरह इतना ज़्यादा नहीं है, तो आपने कहा कि लेट्स नॉट. ROI इतना नहीं है, और मैंने कहा ना जब कुछ डिफ़िकल्ट डेज होते हैं तो इंसान परेशान हो जाता है. जैसे कोविड आया तो
लोग परेशान हुए, लोग दूसरे बिजनेसेस में गए, कुछ कामयाब भी हुए, कुछ फेल भी हुए। तो जब डिफ़िकल्ट टाइम आता था तो सोचते थे कि ये बिज़नेस हमारे लिए नहीं है, करें, बिल्कुल कुछ और करें। लेकिन जैसे ही वो वक्त फेज़ गुजरता है और जब अच्छा फेज़ आता है तो देन यू गो विद द फ्लो, आप कंटिन्यू करते रहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, टेकिंग ओवर एज CEO at such a high position at such a young age, तो आपके बिगेस्ट लीडरशिप चैलेंज क्या थे उस वक्त पे, या अभी हैं, व्हाटएवर? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने जब स्टार्ट किया 15 साल की एज में, तो आई वॉज नॉट एट द पोजिशन ऑफ CEO राइट अवे। तो आई स्टार्टेड फ्रॉम द बॉटम। जी, ठीक है ना, बेसिक ऑपरेशंस जिसमें टिकट इशुएंस भी है, वीज़ा फॉर्म, उस वक्त तो हर चीज़ मैनुअल होती थी, तो आपने वीज़ा फॉर्म भी भरने हैं, एयरलाइन के ऑफिस भी जाना है, तो मैंने स्टार्ट वहाँ से किया था। तो लेकिन वही बात है कि कुछ थोड़े से टाइम के बाद ही जैसे जैसे एक्सपीरियंस आता गया, पोजीशन बढ़ती गई। लेकिन जब आप इतनी छोटी एज में आते हैं और विदाउट एनी लीडरशिप नॉलेज, तो मेरे लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो डीलिंग विद पीपल। ठीक है, कि टीम्स किस तरह बिल्ड करनी है, उनको कैसे डील करना है, ठीक है ना, क्योंकि टीम बिल्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने ग्रो करना है एब्सोल्युटली, तो टीम्स बनाना, उनको डेलीगेट करना। और जब आप बहुत छोटी एज में होते हैं तो लोग आपको बहुत ज़्यादा सीरियस भी नहीं लेते। यही मैं सोच रही थी कि तो जब आप 15 साल के हों और 24 साल, 28 साल, 30 साल के लोगों को आपके अंडर काम करना पड़े तो एक्सेप्ट नहीं करते आपकी जी, अथॉरिटी को। बिल्कुल, दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज। सो हाउ डू यू डिस्क्राइब योर लीडरशिप स्टाइल? आपने कहा ना कि देयर हैज़ टू बी अ स्टाइल इन विच यू डील विद पीपल। तो आपकी उस ज़माने से लेके अभी तक लीडरशिप क्वालिटीज़ और स्टाइल में क्या तब्दीली आई है? देखिए, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, एक्सपीरियंस बढ़ता है, और आप अगर लर्निंग भी उसके साथ रखें, ठीक है ना। आई एम अ विद बुक रीडर। अच्छा, यू तो आर। मैं बुक्स पढ़ता हूँ, कुछ सेल्फ लर्निंग भी करता हूँ। जी। तो लीडरशिप स्टाइल बहुत इवॉल्व हुआ है मेरा, और नाउ इट इज़ मोर ऑफ पीपल सेंट्रिक। कि अब पहले मेरी कोशिश होती है लोगों को मैनेज करने की, और सेंटर ऑफ अथॉरिटी जो था वो मेरे गिर्द घूमता था। बिल्कुल। लेकिन अब मेरी कोशिश होती है कि टीम बिल्डिंग, उनको एम्पावर किया जाए, उनको इंडिपेंडेंस दी जाए, उनको डिसीजन मेकिंग में शामिल किया जाए। तो आपने तो अपनी लीडरशिप क्वालिटी बहुत चेंज की है। लिटरली आप जो फ्रॉम वेयर यू स्टैंड एज अ पर्सन ऑफ पॉइंट टू अ पर्सन ऑफ गिविंग, टू डिफरेंट साइड्स ऑल टुगेदर। एक्चुअल हमारे यहाँ पे जो ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट है स्मॉल बिजनेसेस में कि बॉस जो है वो सेंटर ऑफ अथॉरिटी होता है। जी, बिल्कुल। सारी अथॉरिटी उससे फ्लो कर रही होती है। तो जाहिर है कि जब मैं नया आया तो मैं भी आसपास से उसी से इन्फ्लुएंस हो के मेरा भी लीडरशिप स्टाइल वही था। जी, बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा और देखा कि दुनिया में इस वक्त ग्लोबली क्या हो रहा है, बिल्कुल, तो समझ में आया कि आपको जो है डिसेंट्रलाइज करने पड़ेंगी चीज़ें। एब्सोल्युटली। जब तक आप टीम को बिल्ड नहीं करते तब तक आप ग्रो नहीं कर सकते। आप एक सर्टेन लेवल तक तो सस्टेन भी कर लेंगे, सर्वाइव भी कर लेंगे, बट लॉन्ग ग्रो रन नहीं में कर नहीं कर सकते, सकेंगे। ग्रो नहीं कर सकते। क्योंकि जब आपकी इंस्टीट्यूशन छोटी होती है, कंपनी छोटी होती है, तो एक मालिक उसे चला रहा होता है। लेकिन अगर आपकी कंपनी जैसे जैसे बड़ी होती है, फिर कल्चर और लोग उसे चलाते हैं। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उनको डेलीगेट करें और उन्हें इंडिपेंडेंस दें। जी। तो आप किस किस्म की किताबें पसंद करते हैं पढ़ना? किताबें प्रोफेशनल ग्रोथ की भी और पर्सनल ग्रोथ की भी, ओके। जो So प्रोफेशनली any मुझे new हेल्प करती हैं। किताब or any new article you read which you want to share? लास्ट मैंने अभी जो बुक पढ़ी है वो रेडिकल कैंडर पढ़ी है, Okay. एंड दैट वाज रिटन बाय अ वेरी हाई एग्जीक्यूटिव वर्क इन बोथ एप्पल एंड गूगल। Really? सो और उससे पहले जो मैंने पढ़ी थी वर्क रूल्स पढ़ी थी, Okay. जो कि गूगल के जो चीफ ह्यूमन रिसोर्स थे जिस वक्त गूगल ने ग्रो किया है, उन्होंने लिखी है। पाकिस्तान में बहुत पीछे है। पाकिस्तान में वन मैन शो कंपनीज आपको ज़्यादा मिलेंगी, Absolutely. और बिल्कुल। जो सिस्टम्स और उसके ऊपर जो कल्चर पे कंपनीज चल रही हैं बहुत थोड़ी मिलेंगी आपको। ये तो मैं completely agree करती हूँ कि अभी भी वो जो me myself वाला जो एक कॉन्सेप्ट है वो अभी तक है बिजनेसेस के अंदर। और आई होप कि फ्यूचर के अंदर पीपल आर एबल टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम दीज काइंड ऑफ ग्रोइंग कंपनीज अराउंड द वर्ल्ड, बिकॉज इवेंचुअली अगर कोई भी इंडस्ट्री को थ्राइव करना है तो वो ही पाकिस्तान को बड़ा कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्योंकि आप लोग एक पार्ट भी बन जाते हैं ग्रोथ ऑफ द कंट्री का, और इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आई थिंक विल बी एबल टू इवॉल्व फर्दर इफ़ वी टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम द राइट पीपल। उसके लिए हमें अपना फियर ख़त्म करना पड़ेगा।
जो ये एक फियर है कि हम अगर अपनी अथॉरिटी डेलीगेट कर देंगे तो हमारी अथॉरिटी कम हो जाएगी। बिल्कुल। ये बेसिक जो मिसकंसेप्शन है ना, जब तक हम इसको दूर नहीं करेंगे, क्योंकि आप जितना लोगों को इंडिपेंडेंस देंगे, एम्पावर करेंगे, उतनी आपकी पावर बढ़ेगी। बिल्कुल। Well, I certainly hope that this concept and this thought process is absorbed by a lot of people across. जेन जी इसको करेगी अडॉप्ट। जेनजीज तो एब्सोल्युटली, जेनजीज का तो अब तो आई थिंक अगर वो उनके लिए एक स्ट्रगल इसलिए होगा बिकॉज उनको बहुत बड़ा लीप लेना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि अभी जिस तरह के, अगर आपने जिस तरह, आई एम श्योर आप डील कर रहे हो, मैं भी डील करती हूँ, तो मुझे होता है आई एम शॉक्ड बाय देयर एटीट्यूड, देयर कॉन्फिडेंस, एंड दे आर नॉट स्केर्ड। जो उनको एक्सपोजर हासिल है ना, वो एक्सपोजर हमारे पास नहीं था बैक इन 1998 2000, वो एक्सपोजर नहीं था। बिल्कुल। तो उन्हें जिस तरह का एक्सपोजर इंटरनेट की वजह से मिला हुआ है, तो अगर हमारे ज़माने में होता तो शायद हम भी आज कुछ मुख्तलिफ होते। तो आपके ख्याल में व्हाट सेपरेट्स अ गुड मैनेजर फ्रॉम अ ट्रू लीडर इन द ट्रैवल बिजनेस? आपने अभी थोड़ी देर पहले इस पॉइंट पे बात तो की है, मगर इस पे थोड़ा सा और मुझे आप बताएं कि व्हाट शुड बी द डिफरेंस बिटवीन द टू। तो एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि अच्छा मैनेजर वो है कि जो डे टू डे ऑपरेशंस को या जो सिस्टम्स बने हुए हैं उनको अच्छे तरीके से मैनेज कर दे। तो और लीडर का काम ये है कि डायरेक्शन दे टीम को, विजन दे टीम को, और वो सिस्टम्स बनाए, और वो लीडरशिप नेक्स्ट आपका जो हायरार्की ऑफ लीडरशिप है उसको क्रिएट करे, ये जो लॉन्ग टर्म में कंपनी को लेके चले। तो स्ट्रेटजी बनाना और ऐसे प्रोसेस और सिस्टम्स बना के मैनेजर को देना है कि जिससे वो इफेक्टिवली उस कंपनी को चला सके। एंड यू आर ऑपरेटिंग फ्रॉम ऑल सिटीज? नो, राइट नाउ वी आर इन कराची ओनली। यू इन कराची ओनली। सो प्रेशर तो बहुत है जैसे इस इंडस्ट्री के अंदर। अब आए दिन मैं भी देख रही हूँ कि ट्रैवल एजेंसीज खुल रही हैं, तो आप ये अपनी टीम्स को 40 की हो 4 की हो मोटिवेट रखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। आप अपनी तरीके से किस तरह अपनी टीम्स को मोटिवेटेड रखते हैं ड्यूरिंग अ वेरी प्रेशराइज्ड टाइम राइट नाउ ऑल्सो? तो वी आर इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑन आवर कल्चर, और कल्चर में फिर आपकी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। हम बहुत ज़्यादा टीम इंगेजमेंट और टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ करते हैं। ऑलमोस्ट एवरी मंथ हमारा कोई इवेंट, चाहे वो बॉलिंग इवेंट हो, क्रिकेट टूर्नामेंट हो। रिसेंटली दिसंबर में हमने पैडल टूर्नामेंट किया था। You did it for your employees only? Yes, only for employees. Okay, that's a very good thought. तो इस किस्म के इवेंट्स होते रहते हैं जो हम आउटसाइड द ऑफिस है, इनसाइड द ऑफिस। आप अगर हमारे लिंक्डइन पे जाके देखेंगे तो हमने एक मूवी नाइट की थी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, और उससे उनका मोरल भी हाई रहता है। और वो कहते हैं ना, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक जय का डल बॉय। डल बॉय, या तो बैलेंस होना चाहिए फॉर श्योर। उनके हम माइलस्टोन्स, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, और सबसे बड़ा जो मोटिवेटर है मेरी नज़र में वो है एप्रिसिएशन और रिकग्निशन। अगर आप अप्रिशिएट करते रहेंगे अपनी टीम की छोटी छोटी अचीवमेंट्स को और रिकग्नाइज करते रहेंगे, तो इससे बड़ा मोटिवेटर कोई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने यू वर्कड इन बोथ B2B एंड B2C, which side do you feel is more challenging and why? देखिए, चैलेंजेस तो दोनों में ही हैं, लेकिन आपने पूछा है कि किस में ज़्यादा चैलेंजेस हैं, तो B2C इज़ मोर डिफ़िकल्ट, क्योंकि B2B में हम अपने ट्रेड पार्टनर्स के साथ काम कर रहे होते हैं। वो ट्रैवल एजेंट होते हैं, क्योंकि वो सेम ट्रेड में होते हैं, तो वो चीज़ों को समझते हैं। बिल्कुल। और जब आप B2C में कस्टमर्स के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, तो उन्हें बिहाइंड द सीन्स के प्रॉब्लम नहीं पता होते, एक्सपेक्टेशन उनकी ज़्यादा होती हैं, और सर्विस आपने उन्हें बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करनी है, चाहे प्री सेल दो चाहे पोस्ट सेल दो। Absolutely. तो वहाँ भी उनकी नीड को अंडरस्टैंड करना, उनकी नीड के मुताबिक उनको कस्टमाइज सोल्यूशन देना, और फिर एक्सीलेंट सर्विस उनको प्रोवाइड करना, तो ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। यहाँ पे आपकी जो पीपल सेंट्रिक किताबें काम आती हैं, राइट? बिकॉज यू लर्न टू नो द साइकी ऑफ द ह्यूमन बीइंग एज वेल हु यू आर डीलिंग विद, एंड आप उसी तरह से उनसे डील कर रहे होते हैं ना, अकॉर्डिंगली। आपके ख्याल में हाउ हैज़ द ट्रैवल इंडस्ट्री इन पाकिस्तान चेंज्ड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ योर कंपनी टिल टुडे? It's a 360-degree change. 360-degree change in how? In 1998, as far as operations are concerned, everything was manual. Ticket issuance, visa processing, everything, accounts, sale reports, everything was manual. So now almost everything is automated and digital. So it's becoming more fast, more digital, and more competitive.
तो कंपटीशन बढ़ रहा है क्योंकि अब क्लाइंट्स के पास अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ गई है जी उनके पास हर चीज़ एक क्लिक के ऊपर अवेलेबल है। जी जी और अगर कस्टमर साइड की बात करें तो एक बहुत अच्छी चीज़ ये है 1998 से जो मैं अभी देख रहा हूँ कि 98 में 2000 में अर्ली 2000 में हमारे यहाँ सिर्फ उम्रा और हज पे लोग जाते थे। जी उनका सारा फोकस रिलीजियस ट्रैवल के ऊपर होता था। हमारे लेजर ट्रैवल का कोई बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन अब जो है वो लोग बहुत ज़्यादा विलिंग है, ऑफ कोर्स जो स्पेंड कर पा रहा है वो तो कर रहा है और जो नहीं कर पा रहा है वो भी विलिंग है। तो अब लोग अदर सेगमेंट्स दे वांट टू ट्रैवल टू बाकू थाईलैंड और लुकिंग फॉर इजियर ऑप्शंस, अफोर्डेबल ऑप्शंस। अब लोगों ने इसके ऊपर टूरिज्म के ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, स्पेंड करना शुरू कर दिया। जी बिल्कुल। तो इससे पहले ये चीज़ें नहीं थी। What mistakes do you think that the new travel entrepreneurs make when they start off a business which they should not now? So as I told you कि it's becoming more competitive now. तो नए जो बिजनेस में आते हैं ट्रैवल में या और बिजनेस में आप देखें तो उनकी जो सबसे बड़ी गलती कह लें या गलत अप्रोच कह लें कि वो प्राइस के ऊपर जो है वो compete करने की कोशिश करते हैं। So they are more focused on sales and not on services. अच्छा। They want to give cheapest price to the customer to acquire the business. And they compromise on a lot of other On things. the services and the product. You can give a cheap product on cheap price, but you cannot give a good product on a cheap price. You can give a good product on a good price. तो आप ये देखिए ये हमारी जो मार्केट है ना प्राइस कॉन्शियस मार्केट है। बिल्कुल। जैसे आपने कहा कि जी लोग चीपर प्राइस की तरफ जाते हैं। बहुत से तो फर्स्ट टाइम ट्रैवलर होते हैं या वन टाइम ट्रैवलर होते हैं कि उन्होंने ज़िंदगी में एक ही दफ़ा ट्रैवल करना है या ज़्यादा से ज़्यादा 2 दफ़ा ट्रैवल कर लेंगे। तो वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा नहीं समझते। ट्रैवल एजेंट को प्राइस के पीछे एक सर्टन स्टैंडर्ड मेंटेन रखना चाहिए। क्योंकि अगर आप ये देख के कि जी ये प्राइस चीपेस्ट है और मैं जाके कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा, लेकिन एक लेवल तक आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो यही होता है कि क्लाइंट जो है वो चीप प्राइस को देख रहा होता है, लेकिन जब वो पहुँचता है अपनी डेस्टिनेशन पे तो फिर जब उसे प्रॉब्लम्स आती हैं तो उस वक्त फिर कोई उसका जो है ना वो हेल्प करने वाला नहीं होता, कोई सोल्यूशन उनको देने वाला नहीं। और जब आप नए ट्रैवल एजेंट्स की जो आप बात कर रहे हैं जब वो प्राइस पे कॉम्पीट करते हैं तो प्रोडक्ट एक तरफ है, वी आर इन सर्विसेज बिजनेस, सो वी आर सेलिंग समवन एल्स प्रोडक्ट एंड वी आर सेलिंग आवर सर्विसेज। बिल्कुल। तो जब आप चीप उस पर करते हैं और आपकी मेंटेलिटी होती है सिंगल ट्रांजैक्शन कि जी मैंने एक सिंगल ट्रांजैक्शन कर ली इस क्लाइंट के साथ, मैंने पैकेज बेच लिया, टिकट बेच लिया, अब दोबारा ये आए ना आए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कस्टमर उस वक्त उससे चीज़ ख़रीद तो लेता है, लेकिन जब किसी मुश्किल में वो फंसता है, मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ कि हमारा एक रेगुलर कस्टमर है जी। और उसे भी लो प्राइस की टेम्पटेशन में उसने भी लास्ट ईयर टिकट कहीं और से बना लिया। इट वाज जस्ट टिकट नॉट अ पैकेज। और अनफॉर्चुनेटली उसने अपनी फ़्लाइट मिस कर दी फ्रॉम जद्दा टू दुबई। राइट। ही वाज लेट टू द एयरपोर्ट। अब वो एजेंट उसका फ़ोन नहीं उठा रहा। अब वो एजेंट उसका फ़ोन नहीं उठा रहा। उसे कोई उस वक्त सोल्यूशन, वो अपनी फैमिली के साथ जद्दा एयरपोर्ट पे बैठा हुआ है। दैट्स इवन मोर डिफिकल्ट। ठीक है ना। उस वक्त फिर उसकी कॉल आती है मेरे पास और फिर हम अपनी सारी रिसोर्सेज को यूज़ करके, मतलब इट वाज 10 in the night he called me और फिर 1 बजे जब उसका प्रॉब्लम हल हुआ है उसको मैंने सोल्यूशन प्रोवाइड किया है, उसके टिकट बन गए। हालांकि इट वाज नॉट माय टिकट, बट ठीक है ना, लेकिन मैं जो उसको हेल्प कर सकता था, एयरलाइन से टिकट रीशू करवाना, उसके पास क्रेडिट कार्ड नहीं था, मैंने अपना क्रेडिट कार्ड दिया और 1 बजे फिर मैं सो जाऊँ। तो अब वो मेरा परमानेंट क्लाइंट हो गया। जी बिल्कुल। अब अगर कोई उसे, अब वो कोई भी जगह नहीं जाएंगे। In your view, what makes a travel company trusted and sustainable in the long run? ये भी आपने अभी थोड़ी देर पहले अपनी स्ट्रैटेजी बता दी है कि आपके क्लाइंट जो एक्स क्लाइंट थे उसके लिए आपने फिर भी you went all the way to rescue him. जी कोई और क्वालिटीज़ बताएं that makes the company running. देखिए कंपनी ट्रस्टेड एक अलग चीज़ है और सस्टेनेबल एक अलग चीज़ है। और जाहिर है ट्रस्टेड होगी तो सस्टेन भी करेगी। जी। तो ट्रस्ट में तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपने जो कमिटमेंट करनी है, देखिए हमारे बिजनेस में क्या है कि आप अगर कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, आप पैसे देते हैं, आपको एक फिजिकल प्रोडक्ट मिलती है। जी। हमारी ट्रेड में ऐसा नहीं है, आप हमें पैसे देते हैं और हम आपको कुछ पेपर्स पकड़ा देते हैं और उन पेपर्स के ऊपर आपका ट्रस्ट होता है कि जो इस पर लिखा है वो मुझे मिलेगा। बिल्कुल। तो सस्टेनेबल होने के लिए फिर वही बात है कि सबसे पहले तो ये कि आप जो चीज़ दे रहे हैं, जो कमिट कर रहे हैं, वो डिलीवर करेंगे या नहीं करेंगे।
बिल्कुल, ठीक है ना, तो वरना फिर वो पीस आपका ऑफ पेपर ही रह पीस जाएगा। ऑफ पेपर रह जाएगा। और इन केस आपने जो कमिट किया है उसके बाद भी जब कोई क्राइसिस आते हैं, जब किसी प्रॉब्लम में होता है कस्टमर, तो उस वक्त आपकी क्या अप्रोच होती है? आप उसको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या आप फ़ोन बंद करके और उसको उसके हाल पे छोड़ देते हैं? तो अगर आप अच्छी कस्टमर सर्विसेज दे रहे हैं, प्रॉब्लम में आप उसको सपोर्ट दे रहे हैं और जो आप उसे कमिटमेंट कर रहे हैं वो डिलीवर कर रहे हैं, तो आपको सस्टेन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एब्सोल्युटली। आपका मेन बिजनेस इज हज एंड उम्रा, एंड obviously it's a very highly sensitive segment, especially from Pakistan. What does excellence mean for you in this space? देखिए, हज और उम्रा की जैसे आप बात करें ना, तो हज और उम्रा में स्टार्ट की बात करें तो लोग सिर्फ वीज़ा लेते थे जी और वहाँ जाके अपनी एकोमोडेशन वगैरह खुद करते थे। 2001-2 के बाद फिर ये ट्रेंड आया कि जी उन्होंने पैकेजेस लेने। अच्छा, जब आपने टिकट वीज़ा देना है तो वहाँ तो एक्सीलेंस का कोई है ही नहीं है, वो क्लाइंट ने जाके सब चीज़ें अपनी करनी है। लेकिन जब आप आते हैं पैकेजेस के ऊपर, तो कस्टमर की नीड और कस्टमर की आपने जो स्पेंडिंग पावर है उसको देखते हुए आपने उसको अच्छी चीज़ प्रोवाइड करनी और आपने ओवर कमिट नहीं करना। राइट, दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ओवर कमिट आपने नहीं करना। तो हमारा जो हज उम्रे में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ओवर कमिटमेंट है, ओके। फॉल्स कमिटमेंट है। तो जब आप जो चीज़ कमिट करते हैं, अगर वही चीज़ आप प्रोवाइड करते हैं तो फिर यू आर डूइंग एन एक्सेलेंट जॉब। एब्सोल्युटली। सो आई कैन से कि कमिट ओनली व्हाट यू कैन डिलीवर एंड देन डिलीवर व्हाट यू कमिट। एब्सोल्युटली, आई टोटली एग्री। और इट्स अ यू कैन से लाइफ टाइम जर्नी। हमारे पास 70 to 80% ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी में एक दफ़ा उम्रे पे जाते हैं, और हज पे तो 90% ऐसे हैं कि जो बार बार हज नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो वहाँ पे अगर आप कोई भी चीज़ उनसे ओवर कमिटमेंट करते हैं या चीट करते हैं तो इट्स वेरी रॉन्ग। एब्सोल्युटली, या। सो वी कैन नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। So, how do you balance your religious responsibility with your business operations? I believe that apart from Hajj and Umrah, I'm sure that you have other sections of businesses that you're dealing with as well. So, what is the percentage, and how do you work under this umbrella? So earlier we were specializing in Hajj and Umrah, so our major chunk was coming from that side. Ji. So at that time you can say that we can doing 70 to 80% of our business was coming from Hajj and Umrah. Ji. But now we are working more on segmentations. Okay. So we have a ticketing for B2B. We have a tour department and corporate department where we are approaching different corporate companies for their ticketing and their traveling needs. So now we are going into more segments. आप लोग ने कोई अपनी कंपनीज में ट्रैवल डेस्क भी बनवाए हुए? नहीं, नॉट राइट नाउ, बट ये सारा कुछ हमारे प्लान में है। What operational challenges do most people never see behind the scenes? अच्छा, इसमें नंबर 1 तो है जी वीज़ा। अच्छा। वीज़ा कॉम्प्लिसिटीज, बहुत वीज़ा डिले हो रहा है और लास्ट मोमेंट रेगुलेशन चेंजेस, पॉलिसी चेंजेस। राइट। तो दुबई वीज़े आ रहे थे, रिजेक्ट होने शुरू हो गए। उम्रा वीज़ा बिल्कुल ही स्मूथ थे। सऊदी एयरलाइन ने एक प्रोमो लॉन्च किया अगस्त में। Almost 30 to 40,000 tickets were issued at that time in 15 days. Yes, you're right. For future traveling. और अचानक से सऊदी गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी। Okay. और वीज़ा पे एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी। Okay. तो अब लोगों को ये चीज़ है, लेकिन खैर इट वाज अ बिग इशू। तो ऐसा ऐसा लोग अवेयर हो जाते हैं, बट वीज़ा इज़ द मेन प्रॉब्लम एंड देन देयर आर अदर लाइक शेड्यूल चेंजेस एंड समथिंग, मतलब मेजर इज अ वीज़ा प्रॉब्लम। Which is probably the B2C challenge that you face most वीज़ा of the प्रॉब्लम time. है, एयरलाइन के शेड्यूल चेंज हो जाते हैं, तो बिल्कुल। वो उस वक्त समझ लास्ट मोमेंट पे किसी का वीज़ा रिजेक्ट हो गया, तो लोग नहीं समझते इन चीज़ों को। How has technology improved the pilgrim experience? Do you think it has or not for in recent years? अच्छा, इसमें भी जो है ना, सबसे जो गेम चेंजर है वो वीज़ा है। सो ई वीज़ा इज चेंज एवरीथिंग। बिल्कुल। हज में अगर किसी ने कनाडा से ट्रैवल करना है और अगर वो हमसे पैकेज बुक करता है तो उसे ऑल द वे पाकिस्तान आना पड़ता था वीज़ा पासपोर्ट पे लगवाने के लिए। अच्छा। सो आफ्टर ई वीज़ा जी, यू डोंट हैव टू कम टू पाकिस्तान, राइट। और यू कैन ट्रैवल फ्रॉम टोरंटो, न्यूयॉर्क, एनीवेयर टू सऊदी अरेबिया। उम्रा में भी इसी तरीके से है कि
जब एम्बेसी में पासपोर्ट्स जाते थे, वीकेंड आ गया, छुट्टी आ गई, सिस्टम डाउन है। डिले हो गया। इवन 1-2 साल तो ये क्राइसिस भी थे कि रमज़ान में इतनी ज़्यादा वीज़ा डिमांड होती थी कि स्टिकर्स ख़त्म हो जाते थे। वाओ, So now because of e-visa, even we बहुत can, streamline हो even गई if हैं चीज़ें। you make a program on Sunday morning that I want to travel on Monday, we can send you on Right, Monday. absolutely. और दूसरी चीज़ों में बेटर कोऑर्डिनेशन ड्यू टू टेक्नोलॉजी। बिल्कुल सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था वो जब पिलग्रिम यहाँ से जाते थे उनके साथ कोऑर्डिनेशन का था। जी। तो अब ड्यू टू टेक्नोलॉजी coordination Easier between communications। coordination between agent, passenger and the supplier, बिल्कुल it's become very easy. साइमल्टेनियसली पूरा चेन चलता है उसका। पहले अगर हमारा कस्टमर वहाँ पे होटल पहुँचा है हमें नहीं पता चलता था। अब हमारा स्टाफ उसके साथ कंटिन्यूस राब्ते में होता है। बिल्कुल एयरपोर्ट से जब वो पिक होता है तो हमारे पास मैसेज आता है जी ये पिक हो गया। होटल में चेक इन होता है हमारे पास मैसेज आता है जी चेक इन हो गया। रैपिड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। टाइमली इंफॉर्मेशन मिलती हैं टेक्नोलॉजी की वजह से। तो इट्स यानी आप कह सकती हैं कि टेक्नोलॉजी से पहले और टेक्नोलॉजी के बाद की ट्रैवल बिल्कुल मुख्तलिफ है। ट्रैवल ट्रेड ईजियर हो गई है, राइट? बहुत ईजी हो गया। तो ये जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आई है तो ऑब्वियसली ये ट्रेडिशनल ट्रैवल एजेंसीज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आपने कहा कि वर्कफोर्स बहुत ईजी हो जाता है, राइट? Do you see AI and automation as a threat or an opportunity for travel businesses? Okay, so what I can say is AI is the biggest opportunity. Biggest opportunity, okay. For those who adopt, and the biggest threat for those who do not adopt it. Okay. ठीक है ना? अगर आप इसको अडॉप्ट करते हैं, अपने आप को इसके साथ अलाइन करते हैं, तो इससे बेटर अपॉर्चुनिटी जो है ना वो आपको नहीं मिल सकती। लेकिन जो लोग इसके साथ अपने आप को अलाइन नहीं करते और जो इसको अपने लिए थ्रेट समझते हैं तो वाकई वो उनके लिए थ्रेट है, क्योंकि वो उनको आउट कर देगी इसमें से अगर वो उसको अडॉप्ट नहीं करते। So how have you used this facet in your business then? देखिए एआई के ऊपर तो अब जैसे मैं आपको बताऊं, ट्रैवल ट्रेड में हम बहुत पीछे हैं दुनिया से। हाँ जी, बिल्कुल। पाकिस्तान जो है बहुत पीछे है, लेकिन अब जो है वो काम, जो चीज़ें दुनिया में आज से 5-8 साल पहले आ गई थी वो हमारे पास अब आ रही हैं। बिल्कुल। जिसमें OTAs है, और OTAs से भी हट के मैं आपको बताऊं कि अब तो व्हाट्सएप बॉट्स आ गए। जी। तो अगर आप मैसेज करते हैं हमारे बॉट के ऊपर तो आपको रियल टाइम रिस्पॉन्स मिलेगा। आपको टिकट के प्राइसेस मिल जाएंगे, आपको पैकेजेस बन के मिल जाएंगे। तो टेक्नोलॉजी, लोग कहते हैं कि टेक्नोलॉजी इज़ द फ्यूचर, मैं कहता हूँ टेक्नोलॉजी इज़ द प्रेजेंट। फ्यूचर तो है टेक्नोलॉजी का, लेकिन जो प्रेजेंट में इसको अडॉप्ट नहीं करेंगे वो फ्यूचर में होंगे ही नहीं, कामयाब ही नहीं हो सकते। नजर ही नहीं आएंगे वो। बिल्कुल। What's one outdated practice the industry should let go of immediately? अब दूसरे ऑफिसेज में क्या होता है तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक ज़माना था कि हम रिजर्वेशन फॉर्म्स भरते थे। ठीक है। जब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आती थी तो हम उसको फॉर्म पे भर के, एक कार्ड होता था रिजर्वेशन, और फिर एयरलाइन से रिजर्वेशन करवाते थे। आज भी मैं एजेंसीज में देखता हूँ कि वो रिजर्वेशन कार्ड भर रहे हैं। लॉन्ग वे। आज की डेट में उसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। बिल्कुल। आज की डेट में उसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। What skills do you look for when hiring future team members in your organization? देखिए स्किल्स तो बहुत सारी हैं आजकल, तो एजुकेशन से ज़्यादा स्किल्स के ऊपर फोकस है, सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर। लेकिन जो मेरी नज़र में, मे बी आई एम रॉन्ग, मुझे जो सबसे ज़्यादा चीज़ देखता हूँ मैं, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बिल्कुल, और डिसीजन मेकिंग स्किल। जी। क्योंकि अगर मैंने किसी सेल्स के बंदे को हायर किया है या मेरा सेल्स मैनेजर है, अगर वो किसी एजेंसी में जाता है एग्रीमेंट करने के लिए, तो उसे देन इन देयर डिसीजन लेने की उसके पास पावर भी हो और उसके अंदर एबिलिटी भी हो, बजाय इसके कि वो एक एक डिसीजन के लिए मेरे पास आए। बिल्कुल। और इसी तरीके से जो भी हमारा टीम मेंबर है, अब जैसे जैसे दुनिया एडवांस हो रही है तो प्रॉब्लम्स भी एडवांस हो रही हैं, तो वी नीड प्रॉब्लम सॉल्वर फॉर एडवांस प्रॉब्लम्स। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उस वक्त वो क्या उसका रिस्पॉन्स है, चाहे वेदर उसके अपने ऑफिस में इंटरनल प्रॉब्लम है, बिल्कुल, आउटसाइड द ऑफिस है, क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। एब्सोल्युटली। अच्छा, आपका ज़्यादा मज़ीद हम टाइम नहीं लेंगे, आई एम श्योर यू हैव अ लॉट मोर थिंग्स टू डू, बट जाते जाते कुछ क्वेश्चंस हैं। वन हैबिट दैट हेल्प्ड यू मोस्ट इन योर करियर? कंसिस्टेंसी। ओके। Even on bad days, even on difficult days. Yeah, excellent. And one lesson you've learned the hard way? You cannot please everyone.
and you should not try to. Absolutely, I And agree. you should And not you try should to. not try to either. बिल्कुल, I completely agree. इस पे तो मैं आपका 100% back करूँगी. Your definition of success in one sentence. Success is a journey. It's not a destination. So enjoy the ride and embrace the challenges and celebrate small victories along the way. Wow, very well said, Ahmed. Thank you so much. Very, very eye opener for me also in a lot of things you said. जो books आपने मुझे recommend किए हैं, I'm definitely going to try and read them. And again, आपने time निकाला, you took out time, you came here, we had a very good conversation with you. Thank you so much. Thank you so much for inviting me, and Absolutely. it was a good experience for me also. I'm so happy to hear that. And hopefully फिर इंशाल्लाह हम कभी इसी तरीके से बैठ के चिट चैट कर रहे होंगे. बिल्कुल. Thank you so much, Ahmed. Thank you. Take care.